नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग फिर एक बार डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन खास है, उनमें कौन कौन सी खास बातें आपके लिए छुपी हुई है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। यानी कि बताना है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, अगर कौन सा सही है कौन सा गलत है देखेंगे। तो अभिकथन ए कह रहा है कि मिलिंद पानु पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। कारण कह रहा है कि इसमें ईरानी शासकों के विषय में सूचनाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जब हम मिलिंद पानो को पढ़ते जानते समझते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप ऐसे सोर्सेज पढ़ें, लिटरेचर जो भी हमारे रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा उसकी भाषाओं के बारे में, भाषा क्या है और किससे जुड़े हुए हैं वो। जैसे कि इसके बारे में ये बात सच है कि मिलिंद पानो जो है वो पाली भाषा का ही ग्रंथ है, ये ठीक है बात इसमें। लेकिन इसमें ईरानी शासकों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसमें दरअसल जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो बातें हैं सारी, मिलिंद का मतलब क्या है, यहाँ मिलिंद का मतलब मिनांडर से है, और जो मिनांडर था वो एक हिंद यवन शासक था, ना कि वो ईरानी शासक था। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा आर है वो गलत है पूरी तरह से। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ ए सही रह जाएगा अभी खत्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन में ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहला ए जो है हमारे यहाँ पर जो ए लिखा है अभिकथन अगर गलत होता, अगर कारण सही होता तो हमारा बी सही हो जाता। अगर दोनों ही सही होते और ए की व्याख्या आर सही करता तो हमारा सी सही होता, और अगर दोनों सही होते पर ये व्याख्या नहीं कर रहा होता आर, तो उस स्थिति में हमारा डी सही हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लेकर चलना है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो हमारा ए जो है वो सही यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में रेन का कूट 28 18, देख लेते हैं एक बार लिख करके। ठीक है, रेन का कूट क्या है, 28 18 236 है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से उन्होंने सेंट का भी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि अब नेल का आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि अगर हम लोग उस चीज़ों को समझते हैं तो हमें 28, अब टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 होते हैं। हर एक के लिए एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि एन का नंबर क्या होता है, एन के लिए नंबर हम लोग यूज करते हैं 14, आई के लिए होता है हमारे पास में 9, ए के लिए होता है 1 और आर के लिए होता है हमारे पास में 18। ये स्थिति होती है इनकी। अब क्या है कि यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है इनको। देखिए आर के नीचे क्या लिखा है, 28, 28 इसका तो नहीं होगा, लेकिन 14 लिखा हुआ, 14 का डबल 28 हो सकता है। देखते हैं अगर मैच करके, क्या पता सही है। तो एन की वैल्यू उन्होंने यहाँ दी हुई है। अब यहाँ लिखा हुआ है 18, इसके यहाँ पर आई है 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, इसको ऑपोजिट कर दिया, पलट दिया। ए का एक मान है तो यहाँ पर 2 हो गया और आर के लिए 36 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब हमें नेल का भी निकालना है, तो नेल का हमें इसी प्रकार से निकाल हम लोग सकते हैं। ईजी, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो देखिए एन के लिए क्या है, 14 है पहले हमें पता है। ए के लिए क्या है भाई, 1 होता है। आई के लिए क्या होता है, 9 होता है। और एल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, एल के लिए हो जाएगा यहाँ पर 12। अब देखिए 12 का हम लोग कर देते हैं 24, 9 का कर देते हैं 18, 1 का कर देते हैं 2, ठीक है, और 14 का कर देते हैं हम लोग 28। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन में जो 24 18 228 होगा वही आंसर है। 24 18 228 यहाँ पर है और यही है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। तो सी सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला की बातें हो रही हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है। ठीक है, इन दोनों में से बताना आप कौन सा सही है। दोनों सही है या फिर क्या स्थिति है मामला, देखते हैं एक बार। दोनों सही है कोई एक सही है, चीज़ों को देखते पता लगता है। तो मथुरा शैली की मूर्तियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम मथुरा शैली की मूर्तियों को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि दरअसल मथुरा शैली की मूर्तियाँ आध्यात्मिकता और भाव के मामले में फेमस है। यानी कि आपको उसमें आध्यात्म देखने को मिलेगा, भाव देखने को मिलेगा, लेकिन बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा गांधार शैली के अंदर, ना कि मथुरा शैली के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिया हुआ गलत है। दूसरा है बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जितनी भी मूर्तियां मिली हैं बोधिसत्वों की सबसे ज्यादा मैत्रेय की मिली हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि जो है इनकी बहुत ही कम मात्रा में मिली है, संख्या उनकी बहुत कम है। तो यहाँ पर अब पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, केवल 2, और केवल 2 कहाँ लिखा है, डी पे, तो इस हिसाब से हमारा डी हो जाएगा सही। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। गुप्तोत्तर काल में ऐसे ग्राम जिनमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दे दी जाती थी, क्या कहलाती थी, देवदेव भूमि, ब्रह्मदेव भूमि या अग्रहार। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ब्रह्मदेव भूमि का तब था कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि दान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर
देवदेव भी है और अग्रहार भी है। तो देखिए जब कभी भी ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, मतलब दान में दी है भूमि और वो भूमि कर से भी मुक्त है, तो ऐसी स्थिति में उसको अग्रहार कहा जाता था। और जब कभी भी मंदिर को भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को देवदेव के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए पांचवा प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में शाही सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित होती थी? कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन खुसरो शाह और मोहम्मद गौरी, ये हमारे पास में। तो देखिए इस मामले में जो खास शासक रहा है वो रहा है मोहम्मद गौरी। डी इसका सही आंसर है। तो गौरी वंश के बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो 12वीं सदी में हम पता लगता है कि गौरी वंश का उदय होता है। और मोहम्मद गौरी के बारे में खास बात यह है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था दूसरे तराइन के युद्ध में, जिसके बाद इसने भारत में गौरी वंश की स्थापना की थी। तो इसकी यह खास बात थी कि कलमा भी रखता था और साथ साथ हिंदू देवी लक्ष्मी भी रखता था, जो धार्मिक सामंजस्य का प्रतीक भी माना जाता है। और इसके सिक्कों की एक अनूठी व्यवस्था भी मानी जाती है कि यहाँ एक अनूठी विशेषता इसके सिक्कों में ये है। ठीक, चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि सुप्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? कह रहा है कि यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, यह अबू धाबी में स्थित खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो देखिए दरअसल ये प्रश्न जो है वो करंट का प्रश्न है और इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अबू धाबी में जो खाड़ी देश है उसके अंदर ये पहला हिंदू मंदिर बनाया गया था, जिसका उद्घाटन करने खुद नरेंद्र मोदी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और इस मंदिर की खास बात यही है कि इसको नागर शैली में भी बनाया गया है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे इस हिसाब से, और दोनों सही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न का उत्तर होगा बी। सिंपल है बहुत। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करता या करते हैं कौन कौन? तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह, रेहला और फुतू उस सलातीन। देखो किसी के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन ये पता हो कि रेहला किसकी है? रेहला इब्न बतूता की है। ये भी पता है कि तारीख फिरोज शाही किसकी है? बर्नी की है, ज़ियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है, इसके अलावा खजाइन उल फुतूह ये किसकी है? ये अमीर खुसरो की है। और जो फुतू उस सलातीन है इसको किसने लिखा है? ईसाना ने। ठीक है, ईसामा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है आप लोग को कि ये जो किताबें हैं किससे जुड़ी हुई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी भाषा में लिखी गई है ये भी पता होनी चाहिए। अब दरअसल इन चारों की ही खास बात यह है कि ये चारों की चारों ही ना अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जो इसने स्थापित की थी और बहुत चर्चाओं में रहते हैं। जनरली एग्जाम्स में देखते हैं कि प्रश्न भी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर ए सही है, क्योंकि चारों ही बताती हैं हमें इसके बारे में। ठीक, चीजें क्लियर, बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, समाज में पर्दा प्रथा का चलन था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के अंदर एक प्रमुख साम्राज्य था। इसकी स्थापना की थी दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई पुरानी मतलब व्यवस्था तो ये जो हम देखते हैं कि मतलब काफी बाद की है। ठीक है, पर उस सब के बावजूद हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि तब भी अधिकांश जनसंख्या जो थी कृषि से ही जुड़ी हुई थी। तो कृषि पे ही चल रहे थे आप लोग। ठीक है, इतिहास की बात है तो इतिहास में ज्यादातर चीज हम देखते हैं कि कृषि पे चल रही होती है। बहुत कम जगह पे देखते हैं कि व्यापार की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। पर यहाँ विजयनगर साम्राज्य में कृषि की भूमिका थी, अधिकांश जनसंख्या इसी पर ही आश्रित हुआ करती थी। लेकिन इस व्यवस्था की एक खास बात यह थी इस साम्राज्य के अंदर कि पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। दरअसल महिलाएं जो थी वो शिक्षित थी, तो पर्दा प्रथा को लेकर के चीजें यहाँ पर ज्यादा चला नहीं करती थी, कुप्रथाएं कम थी इसके अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही सही है और केवल एक सही हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था, अलाउद्दीन खिलजी, मुर्शिद कुली खां, अकबर या जुनैद लाबिदीन? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं कि पहला मुस्लिम शासक बनता है जो भूमि की वास्तविक आय पर ही कर निर्धारित करता है। कहता है जितनी आय तुम्हें इस भूमि से हो रही है ना, उसी से ही हम लोग कर लेंगे, उसी पे ही चीज हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, तो भूमि के वास्तविक आय पर इसने राजस्व जो था वो निर्धारित किया और ये देखा जाता है कि इसने उपज का 50% निर्धारित किया कि जितनी उपज होगी आपका उसके अकॉर्डिंग हमें आप बस 50% दे देना, ज्यादा नहीं चाहिए। 50% में से आप आधा ही ले ले रहे हो, वैसे बड़ी बात अपने आप में, लेकिन जो निर्धारित इसने किया था यही था इसका मामला। तो प्रश्न का सही उत्तर ए है, 9वें का। ठीक है, इजी है। चलिए एक और प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जिहाद की घोषणा, तमगा नामक कर की समाप्ति और गाजी की उपाधि। ये जो घटनाएं हैं किस युद्ध से जुड़ी हुई है? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर बाजौर का युद्ध? ठीक है, 4 युद्ध हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी है,
खानवा का युद्ध। क्यों है? दरअसल खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा नामक जगह पे 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध के अंदर खास बात जो देखी गई थी वो ये थी कि बाबर ने अपने सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और उनमें ऊर्जा जगाने के लिए जिहाद की घोषणा की। इसी के साथ-साथ इसी युद्ध में हम देखते हैं कि उसने तमगा नामक एक कर को समाप्त भी कर दिया था और जब ये युद्ध खत्म हुआ था, जब बाबर जीत गया था, तो बाबर ने गाज़ी की उपाधि धारण कर ली थी इस युद्ध के बाद, ये देखा गया। तो प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है? इतना भी कहानी क्लियर है आप लोग को? बढ़िया। तो इतना मामला क्लियर है तो इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन और बस इतनी ही बातें। तो इस वाले वीडियो में 10 प्रश्नों की चर्चा की है, कुछ नया सीखा है, जाना समझा है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए कुछ नया रहा होगा, कुछ नई बातें पता लगी, प्रश्न जो है वो परीक्षा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, बाकी फाइल आपको मिल जाएगी और आप लोग ऐसे ही पढ़ते समझते हुए बस चीज़ों को चलाते रहिए और अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कीजिए खुद को। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।